चैप्टर 13 अक्ष के नाना जी और रितिका अक्ष की बाहों में। वैसे बरखुरदार, पहले मुझे भी डर था, पता नहीं तुम जिस लड़की से प्यार करते हो वो तुम्हारे लायक होगी कि नहीं। लेकिन आज उस बच्ची से मिलने के बाद पता चला ऐसी लड़की तो मैं क्या, तुम्हारे माँ बाप भी मंदिर में मन्नत मानकर नहीं ढूंढ पाते। अब समझ आया कि तुम उसके लिए अपना सब कुछ छोड़ने के लिए बिना एक पल सोचे कैसे मान गए। वो बच्ची एक नायाब कोहिनूर है, बिना किसी पहचान के उसने सिर्फ इंसानियत के लिए मेरी मदद की, वरना तुम्हारा ये बूढ़ा नाना आज मर। नाना जी, ऐस बड़ी ई बात भूल कर भी मत कीजिएगा, अक्ष ने तेज आवाज में उन्हें टोकते हुए कहा। ठीक है, वैसे भी ये नई जिंदगी मुझे मेरी होने वाली बहू ने ही दी है। पहले तो मैं तुझे उससे मिलवाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन बाद में पता चला कि ये तो मेरे अक्ष की ही पसंद है। शक तो मुझे हो गया था जब तेरे पर्सनल गार्ड्स उसका ऑर्डर सिर झुकाकर मान रहे थे। ये कहकर वो हंस पड़े। आज वो बहुत खुश थे, उनमें जैसे एक नई जान आ गई हो। अक्ष के नाना जी कोई और नहीं, वही बुजुर्ग आदमी थे जिनकी जान रितिका ने बचाई थी, और वो स्टो भी अक्ष का ही था। उनकी बातें सुनकर और उन्हें इतना खुश देखकर अक्ष मुस्कुराया और रितिका के ख्यालों में खोए हुए बोला, नाना जी वो ऐसी ही है, जहाँ भी होगी वहाँ खुशियाँ ही आएगी। जब मैंने उसे पहली बार देखा था तब मैं 15 साल का था और वो 12 साल की। वो अनाथ आश्रम आई थी अपने दादा दादी के साथ और सभी बच्चों के साथ खिलखिलाकर हंस रही थी। उस पल मैं उसकी आंखों की मासूमियत और उस हंसी में खो गया, और उस दिन पहली बार मेरे मन में एक इच्छा जागी कि काश वो मेरी हो जाए। लेकिन अगले ही पल मैंने ये ख्याल अपने दिल दिमाग से झटक दिया, क्योंकि वो महलों में रहने वाली राजकुमारी थी और वो मेरे जैसे अनाथ को कैसे पसंद कर सकती थी। उस दिन के बारे में सोचते हुए वो उदास हो गया। मैं उसे दूर से देखा करता था, कभी सामने नहीं आया। जब मुझे पता चला कि वो शहर के सबसे बेस्ट स्कूल में पढ़ती है तो मैंने भी अपने टैलेंट के दम पर वहाँ एडमिशन ले लिया। हम दोनों का एक ही स्कूल था, फिर एक ही कॉलेज। उस दौरान मैंने उससे कभी बात नहीं की, लेकिन मेरी उसके भाई हर्षित और सारांश से दोस्ती हो गई। सिर्फ उसके लायक बनने के लिए मैंने पढ़ाई के साथ काम शुरू कर दिया और सब कुछ सही चल रहा था। कॉलेज में आकर मैंने अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया, और जब मैं उसके लायक बनने के करीब पहुंचा तो पता चला वो पहले से ही किसी और की मंगेतर थी। ये जानकर मैं उस वक्त टूट चुका था नाना जी। मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ उसे ही मांगा था और अभी भी मांग रहा हूँ। वो मेरी दुआ है, मेरा इश्क है। जब मैं अपने प्यार को किसी और के पीछे उसका प्यार पाने के लिए तड़पते देखता था तो ऐसा लगता था जैसे कोई मेरे दिल को अपनी मुट्ठी में दबा रहा हो। मुझे लगा कि मेरा प्यार अधूरा रह जाएगा, अक्ष ने अपने नाना का हाथ पकड़कर कहा। अब उसकी आंखों में उदासी की जगह एक नई उम्मीद और खुशी ने ले ली थी। वही अक्ष के नाना रघुवीर सिंह आज पहली बार उसे इतना खुलकर बात करते देख खुश थे, साथ ही दुखी भी कि उसे कितना कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। तभी अक्ष आगे बोला, लेकिन मुझे एक उम्मीद दिखाई दी जब सारांश ने मुझे बताया कि वो उस अधिक रायजादा के पीछे प्यार की वजह से नहीं घूमती थी, बल्कि उसकी मॉम उसे फोर्स करती थी। अपनी माँ का प्यार पाने के लिए वो ये सब करती रही नाना जी, लेकिन अब उसने फाइनली अपने अंतर्मन की बात सुनी और खुद को सबसे ऊपर रखा। फिर उसने अपने नाना जी को रितिका के बारे में सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर वो गुस्सा हो गए और अपनी मुट्ठी बांधकर बोले, कैसे माँ बाप है जो अपने बच्चों में फ़र्क करते हैं। जरूर अंधे होंगे, इसलिए तो अपनी कोहिनूर जैसी बेटी को छोड़कर कांच को गले लगाकर बैठे हैं। फिर उन्होंने अक्ष का कंधा थपथपाया और बोले, उस बच्ची के साथ जो हुआ उसे सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा है बेटा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ कि उस रायजादा फैमिली के बेटे के पीछे हट जाने से अब तुम दोनों के बीच कोई नहीं होगा। मुझे हमेशा से तुम्हारे लिए एक स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और मजबूत इरादों वाली जीवनसाथी चाहिए थी। वो सभी गुण रितिका में है। अब तुम देर बिल्कुल मत करना और जल्द से जल्द उससे अपने प्यार का इजहार कर देना, वरना इस बार कोई और बीच में ना आ जाए। ये सुनकर अक्ष के एक्सप्रेशन डार्क हो गए। इस बार हम दोनों के बीच कोई नहीं आ सकता नाना जी, क्योंकि इस बार मैं हमारे बीच कोई जगह नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए उसके होठों पर तिरछी मुस्कान खिल गई। ऐसे ही पूरा दिन बीत गया और सुबह हो गई। रितिका ने अपने भाई से कहा, मैं अब ठीक हूँ रक्षित भाई, मुझे अब हॉस्पिटल में रुकने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे, लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम अपने हाथ पर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डालोगी। ठीक है भाई, आई प्रॉमिस। तभी राध्या, हर्षित और सारांश अंदर आए और रितिका के पास बैठ गए। सारांश बोला, भाई मैंने डिस्चार्ज की सभी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी है, लेकिन हमें डॉक्टर से पता चला है कि आर्मी के हेड चीफ और प्रेसिडेंट के असिस्टेंट रितिका से मिलना चाहते हैं।
तभी रक्षित को भी याद आया और उसने रितिका से पूछा, क्या तुमने जिनकी जान बचाई वो प्रेसिडेंट थे? जिस पर रितिका ने लापरवाही से सिर हिला दिया। वही बाकी सब हैरान हो गए। राध्या एकदम से बोली, मतलब जो तूने मुझे लाइट काटने को कहा था वो इसलिए क्योंकि तुझे पता चल गया था कि जरूर कुछ गड़बड़ है? रितिका ने इस पर भी सिर हिला दिया। वही तीनों भाई राध्या को देखने लगे। उन सबको अपनी तरफ देखता पाकर वो कंफ्यूज होकर बोली, क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? तो तुम्हें लाइट से छेड़छाड़ करना भी आता है? ये पूछते हुए रक्षित की आंखें सिकुड़ गई। जब राध्या ने उसके शब्दों को सुना तो वो बेचारगी से रितिका को देखने लगी, जिसने अपने कंधे उचका दिए जैसे इन सब से उसका कोई लेना देना नहीं है। उसके ऐसे एक्सप्रेशन देखकर राध्या अपने गाल फुलाकर बोली, रीत, एक तो मैंने बिना कुछ पूछे तेरी मदद की और अब तू मुंह फेर रही है जब तेरे इन भाइयों ने तेरी इकलौती दोस्त को घेर रखा है। उसका ड्रामा देखकर रितिका ने सिर हिला दिया और बिना भाव के बोली, तुमने अच्छा काम किया है, इसमें इतना डरने की क्या जरूरत है? लाइट ही तो काटी है, किसी का बॉयफ्रेंड थोड़ी काट लिया है। उसकी बात सुनकर राध्या झेप गई और जल्दी से बोली, मैं किसी का बॉयफ्रेंड नहीं काट सकती, सिर्फ वायर काट सकती हूँ और भविष्य में जब जरूरत पड़ेगी तो मेरे फ्यूचर बॉयफ्रेंड पर डोरे डालने वाली लड़कियों के बाल भी काट दूंगी। ही ये कहकर वो अजीब तरह से हंसने लगती है। सारांश और हर्षित तो डर ही जाते हैं और एक दूसरे को देखकर सोचते हैं, इन लड़कियां को सच में कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं क्या क्या काट दे। वही रक्षित की आंखें तो डार्क हो गई थी राध्या के मुंह से फ्यूचर बॉयफ्रेंड सुनकर। क्या तुम किसी को अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हो? राध्या ने जब सवाल सुना तो उसकी हंसी रुक गई और वो रक्षित को हैरानी से देखने लगी। फिर उसने एक नज़र रितिका को देखा जो अपनी आंखों में इंटरेस्ट लिए उसे ही देख रही थी। हे भगवान, अब क्या जवाब दूँ? खुद फ्यूचर बॉयफ्रेंड पूछ कर रहा है कि मैं किसे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हूँ। अगर हाँ बोला तो ये सोचेगा कि मेरा टाका पहले से ही भिड़ा हुआ है। अब क्या करूँ? खुद से ही चिल्लाकर सवाल करने के बाद उसने फिर से रितिका को देखा। इस बार उसकी आंखों में मिन्नत साफ नजर आ रही थी। तभी रितिका ने कहा, भाई उसने ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी है कि मैं उसके लिए एक अच्छा बॉयफ्रेंड ढूंढूं जिसे ये अपना फ्यूचर हस्बैंड बना सके। क्यों राधू? रितिका ने पहली बार पुरानी वाली रितिका की तरह उसे पुकारा था। वो भी उसे राधू तब ही बुलाती थी जब उसे टीस करती थी। हाँ बिल्कुल, ये कहकर वो रक्षित को देखकर शर्माने लगी। वही उसके इतने प्यारे एक्सप्रेशंस देखकर रक्षित के होठों के कोने अचानक मुड़ गए। लेकिन ये बस एक सेकंड के लिए था जिसे रितिका के अलावा कोई नोटिस नहीं कर पाया। तभी बाहर से नोक हुआ तो सारांश ने जाकर डोर खोला। बाहर खड़े लोगों को देखकर वो साइड हट गया और बोला, प्लीज अंदर आइए। बाहर दो अधेड़ उम्र के व्यक्ति खड़े थे। एक ने सफारी सूट पहना हुआ था जिनके हाथ में फूलों का बुके था, तो दूसरे ने मिलिट्री की यूनिफॉर्म। वो समझ गया कि ये वही लोग हैं जिनके बारे में डॉक्टर ने बताया था। दोनों व्यक्ति सिर हिलाते हुए अंदर आए और उनकी नज़र सीधा उस छोटी लड़की पर ठहर गई, जो किसी अप्सरा जैसी खूबसूरत है लेकिन उसका ऑरा बहुत ही दमदार। चीफ कमांडो ने मॉल के बाहर की सीसीटीवी फुटेज देखी थी जिसमें ये लड़की बहुत ही बहादुरी से उन हत्यारों का सामना कर रही थी। उसकी शूटिंग स्किल्स टॉप नॉच थी और दिमाग भी बहुत तेज। मिलिट्री चीफ उसे देखकर मुस्कुराए और बोले, हेलो मिस रितिका, आपकी तबीयत अब कैसी है? उन्होंने असिस्टेंट से बुके लेकर उसे देते हुए हाल चाल पूछा। मच बेटर सर, उसने नॉर्मली ही जवाब दिया और बुके एक्सेप्ट कर लिया। मैं कमांडर चीफ वीरेंद्र सिंह हूँ। मैं यहाँ आपका शुक्रिया अदा करने आया हूँ। आज आपने न केवल हमारे देश के प्रधानमंत्री की जान बचाई बल्कि कई निर्दोष लोगों को भी बचाया है। आपकी वजह से टॉप असासिन ग्रुप अपने मिशन में फेल हो गया और इस बार हमारी आर्मी फोर्स उन्हें पकड़ने में कामयाब रही है। ये मिलिट्री के लिए गर्व की बात है जो केवल आपके कारण हो पाया है। इसलिए मैं यहाँ पूरी मिलिट्री टीम की तरफ से आपको धन्यवाद करता हूँ। फिर उन्होंने एक कार्ड निकाला और उसे देते हुए बोले, ये मेरी पर्सनल मिलिट्री फोर्स का कार्ड है जो हर मेंबर के पास होता है। आप उसका हिस्सा नहीं हो लेकिन जब भी आपको हमारी हेल्प की ज़रूरत पड़े आप बेझिझक हमसे कांटेक्ट कर सकती हो। रितिका ने कार्ड एक्सेप्ट कर लिया। ये ऑफर उसे मज़ेदार लगा था इसलिए उसने मना नहीं किया। अगर चीफ वीरेंद्र को उसके मन की बात पता चल जाती तो वो अभी अपना सिर पीट लेते। फिर वो थोड़ा रुक कर बोले, मैं एक बार फिर से आपको थैंक यू करता हूँ क्योंकि जिसकी आपने कल जान बचाई थी वो देश के प्रेसिडेंट के साथ मेरे पिता भी है।
ये बात सुनकर रितिका थोड़ी हैरान हुई, लेकिन उसके एक्सप्रेशन फिर से नॉर्मल हो गए। वो उसी तरह बोली, मैंने दादाजी की जान सिर्फ इंसानियत के नाते बचाई थी। आप इसे एहसास के तौर पर मत लीजिए। उनकी जगह कोई और भी होता तो मैं उनकी भी मदद करती। वीरेंद्र सिंह को रितिका की सोच काफ़ी अच्छी लगी और वो उससे और भी इम्प्रेस हो गए। मैं तुम्हारी अच्छाई को एहसान का नाम देने की सोच भी नहीं सकता। मैं यहाँ उस दिल के रिश्ते की वजह से आया हूँ जिससे मेरे पिताजी तुमसे जुड़ गए हैं। उनकी बात सुनकर रितिका कंफ्यूज हो जाती है। तभी वो अपनी बात पूरी करते हुए आगे कहते हैं, मैं यहाँ तुम्हें वाइट मैंशन में इनवाइट करने के लिए आया हूँ। मेरे पिता तुमसे मिलना चाहते हैं। वो खुद आने की जिद कर रहे थे, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती उन्हें रोका है। रितिका ने नहीं सोचा था कि वो दादाजी उससे मिलने के लिए इतने बेताब होंगे। जब उन्होंने उससे पूछा था कि वो मिलने आएगी तो उसने ऐसे ही कह दिया था। फिर असिस्टेंट दरवाजे पर खड़े एक गार्ड से फ्रूट की बास्केट लेकर आया और बेड के साइड टेबल पर रखकर बोला, ये प्रेसिडेंट ने आपके लिए भेजा है। उन्हें नहीं पता था कि आपको कौन सा फल पसंद है, इसलिए ये सारे भेज दिए। रितिका ने देखा कि वो टोकरी कितनी पड़ी है और उसमें ऑलमोस्ट सारे फल थे। वो खुद को हंसने से रोक नहीं सकी। उसने अपनी हंसी कंट्रोल की और बोली, दादाजी को इन सब के लिए थैंक यू कह दीजिएगा और उनसे कहना मैं फ्री होकर उनसे मिलने आऊँगी। तब तक वो अपना ध्यान रखेंगे क्योंकि मैं उन्हें व्हीलचेयर पर नहीं देखना चाहती। उसकी बात सुनकर कमांडो चीफ वीरेंद्र सिंह पहले तो चौंके, लेकिन उन्हें अंदर से अच्छा महसूस हुआ कि इस बच्चों को भी उनके पिता से अपनापन है। वो मुस्कुराकर बोले, बेटा, अगर आप मेरे डैड को दादाजी कहती हो तो मुझे भी आप अंकल कह सकती हो। रितिका को भी इसमें कोई बुराई नज़र नहीं आई, बल्कि उसे अपने सामने खड़े व्यक्ति का सीधी बात करने का तरीका पसंद आया था। ओके अंकल, आप दादाजी तक मेरा मैसेज पहुंचा देना। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं। आप अपना ख्याल रखना और जब भी आप आना चाहो तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं आपको लेने के लिए किसी को भेज दूंगा। ये कहकर उन्होंने अपनी जेब से एक कार्ड निकाला और उसे थमा दिया। ये कार्ड मेरी स्पेशल फोर्स के टीम मेंबर का है। जब भी तुम्हें ज़रूरत हो तुम इस कार्ड के जरिए उन्हें अपने ऑर्डर फॉलो करने के लिए कमांड दे सकती हो। ये कार्ड हमारे फैमिली मेंबर को दिया जाता है और आज से तुम भी हमारा परिवार हो। रितिका उनकी बात सुनकर हैरान रह गई। रक्षित जो शांत बैठा था उसकी आईब्रो चढ़ गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये इतनी कीमती चीज़ उसकी बहन को ऐसे ही दे देंगे। वीरेंद्र जी ने उसका सिर सहलाया, ये फैसला आपके दादाजी का है, इसलिए इसमें हम दोनों कुछ नहीं कर सकते। अपनी बात पूरी करने के बाद वो वहां से निकल गए। रितिका ने भी कुछ नहीं कहा। उसने रक्षित को देखा और बोली, चले भाई। रक्षित ने हामी में सिर हिलाया। उसके बाद सारांश ने फ्रूट बास्केट उठाए और फ्लावर का बुके लिए और बाजार निकल गया। राध्या रितिका के साथ चल रही थी। उनके पीछे रक्षित और हर्षित आ रहे थे। हॉस्पिटल में अब कोई फैमिली मेंबर नहीं था क्योंकि कल रक्षाबंधन था, इसलिए सभी कल की तैयारियां करने के लिए घर जा चुके थे। जैसे ही रितिका हॉस्पिटल से बाहर आई उसकी नज़र सामने खड़ी कार पर गई जिसमें एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दे रहा था। उसी समय वो लड़का भी पलटा। अब रितिका के सामने उसका चेहरा साफ हो गया था। रितिका की आंखें सिकुड़ गई। ये यहाँ क्या करने आया है, उसने मन में कहा, फिर नज़रें फेर ली। उसे एक अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे कोई उसे बहुत ही इंटेंसिटी से देख रहा हो। रक्षित और हर्षित की नज़र भी उस तरफ गई और दोनों का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। सामने वो लड़का कोई और माही अधिक रैजादा था। रितिका अपनी आंखों के कोने से यहाँ वहाँ देख रही थी, तभी उसे एक कोने में खड़ा अक्ष नजर आया, जिसके एक्सप्रेशन कुछ अच्छे नहीं लग रहे थे। क्या अक्ष को मेरा मिस्टर रायजादा को देखना पसंद नहीं आया? रितिका ने खुद से सवाल किया और मुस्कुराने लगी। उसे जवाब पहले से पता था। तभी उसने देखा कि अक्ष वहाँ से जा रहा है। तभी रितिका उसकी तरफ जाने लगी। रक्षित और हर्षित की नज़र अभी भी अधिक पर थी, इसलिए उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि उनकी बहन अब वहाँ नहीं है। राध्या ने देख लिया था कि वो किसके पीछे गई है, इसलिए वो शांत रही। वही रितिका ने उसे जाते देख आवाज लगाई, अक्ष। उसके पुकारते ही अक्ष के चलते कदम रुक गए। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। वो कैसे इस आवाज को नहीं पहचान सकता था? उसे आज से ज़्यादा अपना नाम इतना अच्छा कभी नहीं लगा था। अक्ष। रितिका ने दोबारा उसका नाम लिया। वो घुमा और अपने सामने खड़ी लड़की को देखने लगा जो उसकी दुनिया है। रितिका उसके पास आने लगी, तभी उसे किसी चीज़ से ठोकर लगी और वो गिरने लगी, लेकिन तभी अक्ष ने भागकर उसका एक हाथ पकड़ लिया और अपने पास खींच लिया।
ऋतिका अक्ष के सीने से लग गई और दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए। अधिक रयजादा क्या कर रहा है हॉस्पिटल के बाहर? कैसे आएंगे ऋतिका और अक्ष एक दूसरे के करीब? आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए ये कहानी। ऋतिका अधिक के पीछे इतनी पागल क्यों थी? वही ऋतिका ने उसे जाते देख आवाज लगाए, अक्ष। उसके पुकारते ही अक्ष के चलते कदम रुक गए। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। वो कैसे इस आवाज को नहीं पहचान सकता था? उसे आज से ज्यादा अपना नाम इतना अच्छा कभी नहीं लगा था। मिस्टर अक्ष, ऋतिका ने दोबारा उसका नाम लिया, लेकिन इस बार ये बहुत ही फॉर्मली था। वो घुमा और अपने सामने खड़ी लड़की को देखने लगा जो उसकी पूरी दुनिया है और उसे ये खबर तक नहीं है। ऋतिका उसके पास आने लगी तभी उसे किसी चीज से ठोकर लगी और वो गिरने लगी, लेकिन तभी अक्ष ने भागकर उसका एक हाथ पकड़ लिया और अपने पास खींच लिया। ऋतिका अक्ष के सीने से लग गई और दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए। अब आगे? उसे गिरता देख अक्ष घबरा गया था और उसने बिना कुछ सोचे उसे अपनी बाहों में खींच लिया। खींचे जाने पर ऋतिका ने गिरने के डर से अपनी बाहें उसके गले में डाल दी थी। दोनों जैसे ही करीब आए तो उनकी सांसें एक पल को थम गई और दिल शोर करने लगा। ये वही एहसास था जब दोनों पहली बार आमने सामने आए थे, वो भी बेहद करीब। कल का दिन डरा देने वाला था, लेकिन अक्ष लिए सबसे अच्छा भी था क्योंकि उस वक्त वो अपने प्यार के साथ उसके दिल के करीब था। अक्ष जो ऋतिका को ही देखने आया था, लेकिन जब उसने अधिक रायजादा को वहां देखा तो उसकी मुट्ठी गुस्से से बंध गई। फिर उसकी नज़र हॉस्पिटल से बाहर आती ऋतिका पर चली गई। जब उसने देखा कि ऋतिका की नज़रें अधिक को देख रही है तो एक बार फिर निराशा ने उसे घेर लिया। उसकी आंखों में नाराजगी झलकने लगी थी। वो वहां नहीं रुकना चाहता था, इसलिए बिना मिले ही जा रहा था, लेकिन ऋतिका का उसे ऐसे रोकना और उसके पास आना उसकी नाराजगी और निराशा को खत्म कर गया था। उसे अच्छा लगा कि इस बार उसे अधिक के अलावा वो दिखा तो। क्या तुम देखकर नहीं चल सकती? अभी पत्थर से टकरा कर खुद को चोट पहुंचा लेती, अक्ष ने उसे डांटते हुए कहा। जिस पर ऋतिका उसकी आंखों में देखते हुए बोली, लेकिन लगी तो नहीं ना? आपने हर बार की तरह इस बार भी मुझे बचा लिया। ऋतिका के शब्दों में बहुत गहराई थी। अक्ष ने जब उसके शब्द सुने तो वो उसे देखता ही रह गया। ऋतिका हल्का मुस्कुराई और बोली, मैं आपको कल के लिए थैंक यू बोलने आई थी। थैंक यू सो मच, मेरी जान बचाने के लिए। अगर मैं ना आता फिर भी तुम अपने प्लेन के साथ पहले से ही तैयार थी और कूदने वाली थी। मैं ऐसे ही बीच में आ गया और तुम्हें खींच लिया, लेकिन बाद में हमें कूदना तो फिर भी पड़ा। अक्ष ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उसके जवाब पर ऋतिका तिरछा मुस्कुराए और बोली, मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई मुझे बचाने आएगा। वैसे भी मैं हीरोइन नहीं हूँ जो किसी के बचाने का इंतजार करती रहूं। किसी दूसरे से उम्मीद लगाने से अच्छा हम खुद ही खुद को प्रोटेक्ट करें तो लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। अक्ष को उसका ये एटीट्यूड बहुत पसंद आया। आज उसे ऋतिका का ये साइड बहुत ही अट्रैक्ट कर रहा था। वो उसके करीब आया तो ऋतिका की सांसें धीमी पड़ने लगी और दिल की धड़कन तेज हो गई। मुझे भी हीरोइन पसंद नहीं है जो खुद को बचा भी ना सके, और ना ही मैं कोई हीरो हूँ जो सबको बचाता फिरे, उसने धीरे से उसके कान में कहा और चुप हो गया। तुम मेरी जीने की वजह हो, इसलिए तुम्हें बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बंदूक की गोली खाना कौन सी बड़ी बात है, आगे के शब्द उसने मन में बोले। लेकिन ऋतिका उसके शब्दों के पीछे छुपे अर्थ को समझ चुकी थी, जिससे उसके दिल में अजीब सा एहसास होने लगा था और एक गर्माहट सी उसे महसूस हो रही थी। दोनों अभी भी बेहद करीब थे और एक दूसरे की आंखों में ही खोए हुए थे कि तभी वहां रक्षित, राध्या, हर्षित और सारांश भी आए। उन्होंने उसे आवाज लगाए। अपने भाइयों की आवाज सुनकर वो उसकी बाहों से दूर हो गई। वही उसके दूर जाते ही अक्ष को अपने अंदर एक खालीपन सा महसूस हुआ। वो उसे अपने करीब चाहता था, वो भी बहुत बुरी तरह। वो उसका सुकून थी और उसके बिना वो कैसे जी रहा था ये उसके सिवा कोई नहीं जान सकता था और ना समझ। तीनों लड़के और राध्या ऋतिका के पास आ गए। तुम यहाँ क्या कर रही हो प्रिंसेस? हमारी कार वहाँ खड़ी है। चलो, तुम्हें ज्यादा खड़ा नहीं रहना चाहिए, अभी भी तुम कमजोर हो, रक्षित ने उसका सर सहलाकर फिक्र से कहा। भाई, मैं ठीक हूँ और मैं यहाँ मिस्टर अक्ष को थैंक यू बोलने आई थी। उन्होंने कल मेरी जान बचाई और इस दौरान उन्हें भी गोली लग गई, इसलिए मैं बस यहाँ उनका शुक्रिया करने आई थी। तीनों ने अभी तक अक्ष को नहीं देखा था क्योंकि उनकी नज़र सिर्फ ऋतिका पर थी। वैसे भी अक्ष जहाँ खड़ा था उसके आगे एक कार पार्क थी, जिससे पीछे से उन्हें वो नज़र नहीं आया। पास जाकर उन्हें पता चला कि कोई और भी है यहाँ, लेकिन पहले उन्हें अपनी प्रिंसेस की फिक्र थी।
तभी सारांश की नज़र उस पर गई। अक्ष तुम यहाँ? हाँ, वो मैं यहाँ पास में किसी काम से आया था, इसलिए सोचा कि यहाँ आकर रितिका को भी देख लूँ कि अब वो कैसी है। अब वो ये तो नहीं कह सकता था कि वो बहन से ही मिलने आया था, क्योंकि उसे देखे बगैर उसका दिल तड़प रहा था। लेकिन सारांश उसका बहाना अच्छे से समझ रहा था। अच्छा किया जो ये सोचा, मुझे भी तुमसे काम था, और रही बात रितिका की तो अब वो बिल्कुल ठीक है। हम उसे डिस्चार्ज कराकर घर ही ले जा रहे हैं। तुम भी हमारे साथ चलो, वही बात हो जाएगी, क्योंकि कल समय नहीं मिलेगा। कल रक्षाबंधन है और वो पूरा दिन मैं अपनी बहन के साथ ही स्पेंड करूंगा। सारांश के कहने पर कि कल रक्षाबंधन है, तब जाकर रितिका को याद आया, क्योंकि पिछले जन्म में उसने किसी को अपना भाई नहीं बनाया था और ना राखी बांधी थी, इसलिए उसे इस फेस्टिवल के बारे में ज़्यादा पता नहीं था। वही सारांश ने जब अक्ष से साथ चलने के लिए पूछा तो उसने बिना देरी के हामी भर दी। वैसे भी उसे तो मौका ही चाहिए था रितिका के करीब रहने का। अब जब वो उसकी तरफ बढ़ रही है तो वो अपने हाथ से ये मौका नहीं जाने देगा। अधिक जो रोड की दूसरी तरफ अपनी कार से टिकर खड़ा था। जब उसने रितिका को किसी और के करीब देखा तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसका मन कह रहा था कि अभी वहां जाए और रितिका को उस लड़के से अलग कर दे, लेकिन उसका ईगो बहुत बड़ा था। वो बिना किसी भाव के उन्हें देखते हुए खड़ा रहा। शुभ, जो कब से कार के अंदर बैठा था और सोचने की कोशिश कर रहा था कि वो ऑफिस के बजाय हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं, वो अपने भाई से पूछना चाहता था, लेकिन उनके इतने कोल्ड एक्सप्रेशन देखकर उसने कुछ ना कहना ही ठीक समझा। जब अधिक ने देखा कि वो सब अब जाने के लिए तैयार है तो वो उनके पास चला गया। रक्षित, हर्षित और सारांश ने जब उसे उनकी तरफ आता देखा तो उनके एक्सप्रेशन कोल्ड हो गए। तीनों भाई रितिका के सामने ढाल बनकर खड़े हो गए, जैसे वो अपनी बहन पर अब उस आदमी की परछाई भी नहीं पड़ने देंगे। रितिका के पीछे ही अक्ष था, जो उसके बराबर में खड़ा हो गया और अधिक को घूरने लगा। उसे देखकर अक्ष को गुस्सा आ रहा था। उसकी नज़र एकदम से रितिका पर गई, लेकिन उसके फेस पर कोई बदलाव ना देखकर उसे राहत मिली। रितिका भी जानती थी कि अक्ष उसे ही देख रहा है। वो उसके चेहरे पर गुस्से के पीछे छिपे हल्के से डर को भांप सकती थी। डर उसे फिर से खो देने का, डर उसके बदल जाने का। जब अधिक को रितिका दिखना बंद हो गई तो उसकी बोहे सिकुड़ गई। शुभ भी वहां आ गया था। उसे उन तीनों का ऐसा रिएक्शन पसंद नहीं आया था। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? सारांश ने गुस्से से सवाल किया। अधिक ने तीनों को घूरा, फिर सारांश को देखते हुए बिना भाव के बोला, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ सिर्फ रितिका का हाल चाल पूछने आया था, लेकिन तुम सबका रिएक्शन देखकर लगता है जैसे मैं तुम्हारी बहन को अगवा करने आया हूँ। उसकी बात पर किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तभी शुभ हंसते हुए अपने भाई से बोला, ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं भाई कि कहीं इनकी वो चिपकू बहन आपको देखकर फिर से फिसल ना जाए और पहले की तरह आपके आगे पीछे ना घूमने लगे। यही डर है इन सबको। शुभ के शब्द मजाक उड़ाने वाले थे। रक्षित को इतना गुस्सा आया कि उसने उसे पंच मारने के लिए अपना हाथ ही उठा दिया। अपनी जुबान संभालकर वो चिल्लाया और जैसे ही मारने के लिए आगे बढ़ा, उसकी पलक कोमल हाथ ने उसकी बंद हो चुकी मुट्ठी पकड़ ली। रक्षित ने अपनी लाल धधकती आंखों से अपने बगल में देखा तो रितिका उसका हाथ पकड़े खड़ी थी और ना में सिर हिला रही थी। लेकिन किसी ने ये नोटिस नहीं किया था कि रक्षित से ज्यादा भी कोई गुस्से में था और आसपास तनाव का माहौल बन गया था। अक्ष, जिसकी आंखें बेहद ठंडी और डार्क हो चुकी थी और वो अपनी आंखों में मौत जैसी ठंडक लिए शुभ को घूर रहा था। उसके एक्सप्रेशन उसके साधारण लुक से मैच नहीं कर रहे थे। शुभ को वो दिख नहीं रहा था, लेकिन उसे एहसास हो गया था कि कोई अपनी खतरनाक आंखों से उसे ही घूर रहा है, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। लेकिन उसने अपने अंदर के डर और घबराहट को दिखने नहीं दिया, और जब उसने रक्षित को खुद की तरफ बढ़ते देखा तो वो 2 कदम पीछे हट गया। लेकिन जैसे ही रितिका बीच में आई, उसके होठों पर एक तिरछी स्माइल आ गई। वही अक्ष ने जब रितिका की हरकत देखी तो उसे ऐसा फील हुआ जैसे किसी ने उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया हो। उसके सभी भाव गायब हो गए और वो अपनी खाली आंखों से उसे देखने लगा। उसके दिमाग में कई सारे सवाल घूम रहे थे। प्रिंसेस, आप बीच में मत आओ। मैं इसे समझाकर रहूंगा कि इसे अपनी जुबान को ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो इसका अंजाम क्या होगा। रितिका ने रक्षित को शांत करते हुए कहा, भाई, मुझे नहीं लगता कि आपको इतनी सी बात पर उसे मारना चाहिए। उसका जवाब सुनकर रक्षित के साथ बाकी सब दंग रह गए। अक्ष ने गुस्से से अपनी मुट्ठी कस ली। वो कैसे इतनी सी बात कह सकती है? क्या उसे समझ नहीं आ रहा कि वो उसका मजाक बना रहा है?
तभी रितिका ने जो कहा उसे सुनकर अक्ष के दिल में दर्द उठने लगा। भाई, उसने गलत भी नहीं कहा है। मैं मिस्टर रायजादा का सच में पीछा करती थी। फिर पहले चाहे मिसेज जिंदल ने मुझे फोर्स किया था, लेकिन बाद में मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हो गई थी। मुझे लगा ही था तुम बस बदलने का नाटक कर रही हो। तुम जिस तरह से मेरे भाई के पीछे हाथ धोकर पड़ी थी, ये सिर्फ आंटी के कहने की वजह से तो नहीं हो सकता। अब तुमने खुद ही मान लिया कि तुम्हें मेरे भाई से प्यार था, इसलिए तुम उनका पीछा करती थी। तुम्हारा इग्नोर करना भी सिर्फ अटेंशन पाने का तरीका था, और देखो तुम कामयाब भी हो गई। मेरे भाई तुमसे मिलने आ गए, शुभ ने तेई हंसी हंसते हुए कहा। वही जब अधिक ने सुना कि वो प्यार की वजह से उसके पीछे थी तो उसे अपने दिल में गर्माहट महसूस हुई। उसे अच्छा लग रहा था। शुभ अपने ही घमंड में था और घूरते हुए हर्षित और सारांश को देख रहा था, जो गुस्से से आग बबूला हो रहे थे। तभी रितिका ने अपने भाई का हाथ पकड़ा और ठीक सामने जाकर खड़ी हो गई। अधिक, जिसने कभी रितिका को ध्यान से नहीं देखा था, आज वो उसे इतने करीब से देखकर खोने लगा था। उसने उसकी खूबसूरती पर कभी गौर ही नहीं किया था। मिस्टर शुभ रायजादा, खुश होने से पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। मैंने कहा कि मैं दिल के हाथों मजबूर हो चुकी थी, इसलिए तुम्हारे भाई की इग्नोरेंस, इंसल्ट और गुस्सा भी सहन किया। लेकिन वो बीच में रुकी और अधिक को देखने लगी। वही सब जानना चाहते थे कि वो आगे क्या कहेगी। अक्ष का दिल जैसे एक बार फिर टूटने की कगार पर पहुंच चुका था। उसने अपनी आंखें कसके बंद कर ली, जिससे कोई उसके एक्सप्रेशन ना देख सके। वो अब चाहकर भी अपनी भावनाओं को छुपा नहीं पा रहा था, लेकिन अचानक उसके दिल में एक विचार आया, नहीं, वो साइड मेरी है और अब मैं उसे किसी और का नहीं होने दूंगा। ये सोचते ही उसकी आंखें खुल गई और उनमें रितिका के लिए जुनून और दीवानगी गहराने लगी। तभी रितिका की आवाज़ सबको एक बार फिर सुनाई दी, जिनमें अफसोस और गुस्सा था। मैंने तुम्हारे भाई की सभी हरकतें बर्दाश्त की, क्योंकि मुझे गलतफहमी हो गई थी कि 2 साल पहले जिसने मुझे डूबने से बचाया था वो तुम्हारा भाई है। उसकी बात सुनकर वहाँ सन्नाटा छा गया। अधिक, जिसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आता था, वहाँ भी हैरानी और कुछ खोने का डर दिखने लगा। शुभ की हंसी भी गायब हो गई। रक्षित, हर्षित और सारांश भी शौक में थे, क्योंकि उन्हें ये बात पता ही नहीं थी कि उनकी बहन के साथ कोई हादसा हुआ था। वही अक्ष के एक्सप्रेशन अजीब हो गए और वो एकटक रितिका को देखने लगा। रितिका ने सबकी हैरानी दूर करते हुए अपनी बात कहना जारी रखा। 2 साल पहले जब मैं और आशी कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थे, तब कॉलेज की तरफ से एक ट्रिप पर गए थे। रक्षित भाई तो इंडिया से बाहर ही थे। सारांश भाई भी अपने घर गए हुए थे और हर्षित भाई की तबीयत खराब थी, इसलिए वो नहीं गए थे। मैं भी नहीं जाना चाहती थी, लेकिन आशी का बहुत मन था जाने का, क्योंकि उसकी पहली ट्रिप थी स्कूल और कॉलेज में। इसलिए मिसेज जिंदल ने मुझे भी उसकी देखभाल करने के लिए ज़बरदस्ती भेज दिया और बोला कि अधिक भी जा रहा है तो तुम्हें अच्छे से बिहेव करना होगा। ट्रिप पर हम झरने के साइड एंजॉय कर रहे थे। तभी मुझे आशी का धक्का लगा और मैं पानी में गिर गई। उसके बाद आशी भी अपना बैलेंस नहीं बना पाए और वो भी गिर गई, लेकिन वो जहाँ गिरी थी वहाँ का पानी गहरा नहीं था और उसे तैरना भी आता था, लेकिन फिर भी वो सब कुछ भूलकर जोर जोर से रोते हुए चिल्ला रही थी। मैं झरने के बहाव में बहती चली जा रही थी और पानी मेरे अंदर भर चुका था, जिससे मैं धीरे धीरे अपने होश खो रही थी। जब मुझे लग रहा था कि मैं मरने वाली हूँ, तब मैंने अधिक को पानी में कूदते हुए देखा था, जिससे मेरे मन में एक नई उम्मीद जाग गई। मुझे लगा वो मुझे बचाने आ रहा है। उसके बाद मैं बेहोश हो गई, लेकिन मुझे इस बात का एहसास था कि कोई मुझे अपनी तरफ खींच रहा है और उसने मुझे पानी से निकालकर सांस दी थी। लेकिन जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मेरे पास अधिक बैठा हुआ था। मुझे लगा वही मेरा सेवियर है और उस दिन से मैंने ठान लिया कि मैं अपने रिश्ते को पूरे दिल से निभाऊंगी। इसलिए मैं बिना किसी शिकायत के बेवकूफ़ों की तरह उसके लिए सब कुछ करती रही, जबकि इन्होंने मुझे नहीं बल्कि आशी को बचाया था। और ये बात मुझे कल ही पता चली थी जब मैंने एक क्लासमेट से उस हादसे के बारे में पूछा था। रितिका की पूरी बात सुनने के बाद सबको झटका लगता है। सबसे बड़ा झटका तो अधिक को लगा था, लेकिन वही कोई था जिसकी आंखों में दुनिया जहां की चमक समा चुकी थी। आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए ये कहानी। रितिका का जवाब और भाइयों की खुशी। रितिका ने शुभ को देखा, जिसके चेहरे पर रंग ही उड़ गया था। वैसे तुमने कहा तो सच था, लेकिन मैं तुम्हारे भाई की अटेंशन पाने के लिए उसे इग्नोर नहीं कर रही थी, बल्कि मेरी गलतफहमी दूर हो चुकी थी, इसलिए अब वो मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता। अपनी बात कहने के बाद रितिका ने अपने भाई रक्षित का हाथ पकड़ा और बोली, चलिए भाई। मुड़ते हुए रितिका की तिरछी नज़रें अक्ष पर टिकी थी, जिसकी आंखों में खुशी और प्यार नजर आ रहा था।
उसे अब ठीक देखकर उसने राहत की सांस ली। ऐसा नहीं था कि रितिका उसके बदलते एक्सप्रेशन और दर्द को महसूस नहीं कर पा रही थी। जब जब अक्ष दुखी हुआ उसे भी उतना ही दर्द अपने दिल में महसूस होता। तभी राध्या जो शांत खड़ी थी उसने रितिका से कहा, मुझे अभी जाना होगा। डैड ने कार भेज दी है। कल रक्षाबंधन भी है तो बाकी फैमिली मेंबर भी आज से ही आने लगेंगे। ठीक है, रितिका ने कहा और कार के अंदर बैठ गई। राध्या उसे बाय करके दूसरी कार में बैठ गई जो थोड़ी देर पहले ही आई थी। रक्षित उसे जाते हुए देखता रहा, फिर वो भी अपनी बहन के साथ बैठ गया। अक्ष भी बैक सीट पर रितिका की दूसरी तरफ बैठ गया। सारांश ने हर्षित को अपने पास ड्राइविंग सीट के बगल में बैठा लिया और खुद ड्राइव करने लगा। अब हाल ये था कि रितिका अक्ष और रक्षित के बीच बैठी हुई थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि उसे वीकनेस फील हो रही थी। रक्षित ने उसका सिर अपने कंधे पर रख लिया और थपकी देने लगा जिससे वो सो जाए। अक्ष को रक्षित से जलन हो रही थी लेकिन वो खुश भी था कि उसके भाई उसे सच में बहुत प्यार करते हैं। वो मुस्कुराया तो रक्षित की नज़र उस पर चली गई। ऐसा नहीं था कि रक्षित कुछ समझ नहीं रहा था, लेकिन वो बीच में नहीं आना चाहता था। अगर उसकी बहन को अक्ष पसंद आता है तो वो उनके लिए बहुत खुश होगा। वो सारांश और हर्षित का दोस्त था, इसलिए वो इतना तो श्योर था कि लड़का बहुत अच्छा है और कल उसने उसकी बहन के लिए खुद की जान भी जोखिम में डाली। इससे भी पता चलता है कि वो उसे कितना चाहता है। 40 मिनट बाद उनकी कार जिंदल मैंशन के सामने आकर रुकी। रक्षित ने रितिका को नहीं उठाया बल्कि उसे अपनी गोद में लिए हुए ही मैंशन के अंदर चला गया। सारांश ने कार अंदर गराज में पार्क कर दी। जब वो आया तो देखा कि हर्षित अक्ष को घूर रहा था। तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? हाँ, तुम अजीब तरह से बिहेव कर रहे हो। कॉलेज में तो तुम मुश्किल से कुछ बोलते थे और मेरी बहन के साथ जैसा तुम्हारा बिहेवियर है ये मुझे नॉर्मल तो नहीं लग रहा है। उद्धरण चिन्ह। अक्ष ने उसे बिना भाव के देखा और बोला, वो मेरी दुनिया है। ये कहकर वो अपने पेंट में हाथ डाले वहां से अंदर चला गया। वही हर्षित शॉक्ड होकर खड़ा था। उसे याद आया कि जब से उनकी दोस्ती हुई थी जो उनके ग्रुप के सभी लोग अक्ष को बोरिंग या ओल्ड स्कूल कहकर चिढ़ाया करते थे। क्योंकि वो अपने टाइम की बहुत वैल्यू करता था, उसे एक सेकंड भी वेस्ट करना पसंद नहीं था। स्कूल में भी उसके कोई दोस्त नहीं थे, वो सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता था। उसके बाद कई सारे पार्ट टाइम जॉब करता था। वो टैलेंटेड था इसलिए उसे एक कंप्यूटर शॉप पर जॉब मिल गई थी। उसके बाद वो दूसरी जॉब करता था जो कि सामान उठाने की थी। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीता और कॉलेज में आकर उसके दोस्त बने। वहाँ भी वो अपने काम में ही लगा रहता था। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में उसने उसे अपने बर्थडे पर इनवाइट किया था लेकिन उसने मना कर दिया था क्योंकि वो एक ऑफिस में नाइट शिफ्ट में काम करने लगा था। उस वक्त हर्षित ने उससे पूछा था कि क्या उसका सपना अमीर बनने का है, जो वो दिन रात बिना आराम किए इतनी मेहनत करता है। तब अक्ष ने जवाब देते हुए कहा था, मैं इतनी मेहनत सिर्फ उस एक इंसान के लिए कर रहा हूँ जो मेरी दुनिया है, जिसके साथ मैं अपनी दुनिया बसाने के सपने बचपन से देख रहा हूँ। हर्षित ने जब उसका जवाब सुना था तो उसने कहा था कि वो जो भी लड़की होगी बहुत किस्मत वाली होगी जिसे तुम्हारे जैसा प्यार करने वाला जीवन साथी मिलेगा। अब जाकर हर्षित को समझ आया था कि वो लड़की कोई और नहीं उसकी खुद की बहन है। अचानक उसके चेहरे पर मुस्कान छा गई और आंखें नम हो गई। तभी सारांश ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, हमारा दोस्त हमारी प्रिंसेस से बहुत प्यार करता है, जिसकी गहराई तो हमने आज तक देखी है और देखते आ रहे हैं। हर्षित ने उसे देखा और बोला, तुझे भी पता था? इसका मतलब हमारे ग्रुप में सब जानते हैं। जिस पर सारांश ने अपना सर हिला दिया और बिना वक्त गवाए अंदर की तरफ भाग गया। सारांश के बच्चे, रुक, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तुम सब ने अपने दोस्त को धोखा दिया है, मैं इसका बदला लेकर रहूंगा। ये कहते हुए वो भी उसके पीछे भागने लगा और मैंशन के अंदर चला गया। वही रक्षित ने रितिका को उसके रूम में सुला दिया था। अक्ष भी उसके साथ था। रक्षित चाहता तो उसे रोक सकता था लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वही अक्ष अपनी जान के रूम को देख रहा था जो बाकी लड़कियों की तरह नहीं था। उसका रूम क्लासिक स्टाइल में डिज़ाइन किया हुआ था। उसमें कुछ भी गर्लिश नहीं था। बस वहाँ एक कॉरिडोर था जहाँ कांच का एक कैबिनेट बना हुआ था जहाँ ढेर सारे सॉफ्ट टॉय और फोटो फ्रेम जो उसके भाइयों, दादा दादी और नाना जी की फैमिली के साथ थे। कैसा लगा रूम? किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा तो उसने वहां से नज़र हटाई और अपने बगल में देखा। रक्षित ने उसे वही लगे सोफे पर बैठने का इशारा किया तो अक्ष भी वहां उसके साथ बैठ गया। रक्षित थोड़ी देर खामोश रहा, फिर बोला, क्या जो मैं सोच रहा हूँ वही सच है?
अक्ष समझ गया और उसने रितिका को देखते हुए कहा, वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सच है। रक्षित को उसकी पर्सनैलिटी और बोलने का ढंग बहुत पसंद आया। वो जानता था कि अक्ष कॉलेज का टॉपर है और उसने जीरो से स्टार्ट किया है। वो एक मेहनती लड़का है। अगर उसकी बहन उसे चुनती है और उसके साथ खुश रहती है तो पैसे का क्या है, उसका जो भी है वो उसकी बहन का ही है। साथ ही उसे यकीन था कि अक्ष उसकी बहन की हर ज़रूरत का ख्याल और उसका खर्चा आराम से उठा लेगा। ठीक है, अगर मेरी बहन भी ऐसा ही सोचती होगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद रक्षित उठा और वहां से जाने लगा। अक्ष ने एक बार रितिका को देखा जो सुकून से सोई हुई थी, फिर वो भी उसके पीछे नीचे लिविंग हॉल की तरफ चला गया। जब दोनों हॉल में पहुंचे तो उन्हें हर्षित के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। वहां देखा तो सारांश हॉल के चक्कर लगा रहा था और हर्षित उसके पीछे झाड़ू लेकर भाग रहा था। सारांश, रुक जा, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तुम लोगों ने मेरा फ़ायदा उठाया है, हमारे ब्रो कोड को तोड़ दिया। सबको पता है, बस मुझसे झूठ बोला। ये कहकर उसने सारांश की तरफ झाड़ू फेर दी। झाड़ू सीधा सामने से आ रहे इंसान पर लगी। रक्षित और अक्ष जो सोफे पर आकर बैठ चुके थे और उनकी नज़र अब तक उन दोनों पर नहीं गई थी। जब दोनों ने किसी के कराहने की आवाज़ सुनी तो उस तरफ देखा जहां सारांश नीचे झुककर बैठा हुआ था और उसके ठीक पीछे आशी अपना सर पकड़े दर्द से रोने लगी थी। अब तक उसके रोने की आवाज़ सुनकर पूरा घर हॉल में आ चुका था। वही सारांश हर्षित के पास पहुंचा और उसके कंधे पर अपनी कोहनी टिकाकर बोला, कमाल है याद, मतलब हम तब से लड़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं तो कोई नहीं आया। लेकिन जैसे ही ये सफ़ेद कमल रोने लगी तो सभी नीचे आ गए, जैसे एक पैर पर खड़े होकर इंतजार ही कर रहे थे आशी के बुलाने का। हाँ यार, कह तो तू सही रहा है, हर्षित ने उसके गले में हाथ डालकर कहा और दोनों ही रक्षित और अक्ष के साथ वही सोफे पर बैठ गए। वही स्नेहा जी आशी को गले लगाकर चुप करवा रही थी। क्या हुआ प्रिंसेस, आप इतनी तेज क्यों रो रही हो? आशी ने अपनी उंगली से हर्षित की तरफ इशारा किया और रोने लगी। वही उसे हर्षित की तरफ इशारा करता देख स्नेहा जी गुस्से से बोली, क्या किया है तुमने अपनी बहन के साथ, जो वो इतना रो रही है? मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सारांश को झाड़ू मार रहा था, लेकिन वो झुक गया और उसके पीछे आशी जाकर खड़ी हो गई और उसे लग गया। इसमें मेरी क्या गलती, यही बीच में आई थी। ये कहकर उसने बुरा सा मुंह बना लिया। अब स्नेहा जी कुछ कह भी नहीं सकती थी क्योंकि ये बस गलती से हुआ था। लेकिन झाड़ू का पीछे का हिस्सा आशी की आंख के पास लगा था, जिससे उसे दर्द हो रहा था और वहां सूजन भी हो गई थी। कांता, स्नेहा जी ने घर की हेडमेड को बुलाया। कांता ताई जल्दी से किचन से आए और बोली, जी मैडम। स्नेहा जी सख्ती से बोली, सब कहाँ है, कोई भी नहीं दिख रहा है। मैं यहाँ काम करने के पैसे देती हूँ, छुट्टी करने के नहीं। जिस पर कांता जी बोली, मैडम, बड़ी मैडम ने ही सर्वेंट को कल की तैयारी के लिए बाजार भेजा है। बाकी के घर के बाहर की सजावट और गार्डन को साफ कर रहे हैं। अंदर की सफाई हो चुकी है, इसलिए मेरे और सैफ के अलावा सभी बाहर का काम देख रहे हैं। तब जाकर स्नेहा जी को याद आया कि कल रक्षाबंधन है। उन्होंने हमें सर हिलाया और बोली, आप जल्दी से आइस पैक लेकर आइए, आशी को चोट लग गई है। कांता जी भी जल्दी से किचन में चली गई और आइस लाकर स्नेहा जी को दे दिया, जिससे वो आशी की चोट पर हल्के हाथों से लगाने लगी। आशी के पास स्नेहा जी, रिद्धि जी, मानसी और मिशा दोनों थी। जहां मिशा एकटक अक्ष को देख रही थी। वैसे तो अक्ष अपनी आंखों पर मोटे चश्मे पहनता था, लेकिन फिर भी उसकी हैंडसमनेस किसी से छुपी नहीं थी। मिशा भी उससे काफ़ी अट्रैक्ट फील करती थी क्योंकि वो टॉपर था और दूसरा वो किसी लड़की को नहीं देखता था। आजकल वैसे भी ऐसे लड़के लड़कियों को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। मिशा उसे डेट करना चाहती थी, लेकिन जब उसे पता चला कि वो एक अनाथ लड़का है और छोटी मोटी जॉब करके अपना खर्चा निकालता है, तब से उसने ये ख्याल अपने मन से निकाल दिया। लेकिन आज उसे अपने घर में देखकर उसका अट्रैक्शन फिर से जागने लगा था। वही अक्ष को अब यहाँ रुकने का कोई मन नहीं था। उसने सारांश को चलने का इशारा किया और दोनों रक्षित और हर्षित को बोलकर बाहर चले गए। वही मिशा जो उससे बात करने के बारे में सोच रही थी, लेकिन उसे जाते देख वो मायूस हो हुए। तभी मानसी ने उसका कंधा पकड़ा और कान में बोली, तुम उस लड़के को क्यों घूर रही थी? भूल गई ये वही है जिसने रितिका को बचाया था? दी, मैं उसे ऐसे ही घूर रही थी। आपको क्या लगता है मैं उस कैसे अनाथ को डेट करूंगी, जिसकी दो कौड़ी औकात नहीं है? मैं तो बस उसके साथ खेलने का सोच रही थी कि एक टॉपर के साथ रिलेशन में आकर कैसा लगता है। ये कहकर वो हंस पड़ी।
मानसी ने अपना सर हिला दिया। वो जानती थी मिशा का इंटरेस्ट कुछ डिफरेंट करने में रहता है और जब वो उससे बोर हो जाए तो वो कोई दूसरी चीज़ ढूंढ लेती थी। ऐसे ही आज का दिन निकल गया। अगली सुबह सभी भाई जल्दी उठकर तैयार हो गए थे। सब ने आज ट्रेडिशनल पहना हुआ था। फैमिली मेंबर्स भी हॉल में बैठे उनकी एक्साइटमेंट देखकर हंस रहे थे। रक्षित ने वाइट कलर का एम्बेलिश एम्ब्रॉयडरी वाला कुर्ता पहना था। हर्षित ने पीले रंग का और सारांश ने हरे रंग का। तीनों एक साथ बैठे हुए थे। उन्हें अपनी बहन के आने का इंतजार था। आज उनके चेहरे पर अलग ही चमक थी। वहीं उनके सामने वाले सोफे पर अभिनव और हर्ष बैठे हुए थे जिन्होंने नीले और लाल रंग का कुर्ता पहना हुआ था। वो दोनों किसी सोच में गुम थे। स्नेहा जी और रिद्धि जी आरती की थाली सजा रही थी और मिठाइयाँ सेंटर टेबल पर लगा रही थी जो उन्हें अपने भाइयों को खिलानी थी। तभी उन्हें सीढ़ियों से कदमों की आहट सुनाई दी और जब स्नेहा जी ने वहां देखा तो उनके होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान खिल गई, क्योंकि सामने आशी लाल रंग का अनारकली सूट पहने मुस्कुराते हुए नीचे आ रही थी। उसके पीछे ही मानसी और मिशा भी थी जिन्होंने नीले और पीले रंग के अनारकली सूट पहने हुए थे। तीनों सगी बहनों जैसी लग रही थी। उन्हें देखकर सारांश और हर्षित का मुंह बन गया। वो उन्हें इग्नोर करके रितिका का इंतजार करनी तभी पायल की मीठी झनकार सबको सुनाई दी और सभी की नज़र एक बार फिर ऊपर की तरफ चली गई। वही दादी जी ने जब वहां देखा तो वहीं से बलैया लेते हुए बोली, किसी की नज़र ना लगे मेरी पोती को। उनके ऐसा कहने पर सब मुस्कुरा दिए सिर्फ कुछ लोगों को छोड़कर। आशी, मानसी और मिशा को जलन होने लगी क्योंकि जब वो आए तब तो दादी ने उन्हें नज़र उठाकर भी नहीं देखा था। रितिका को देखकर तीनों भाइयों की आंखें चमक उठी। वो तीनों उठे और सीढ़ियों के पास चले गए और अपना अपना हाथ आगे कर दिया। रितिका जिसने आज डार्क पिंक शरारा सूट पहना हुआ था जिसमें वो बिल्कुल एक खिले हुए गुलाब की तरह लग रही थी, अति सुंदर, और उसका रूप जो अप्सरा को भी मात दे दे, उसे देखते ही हर कोई उसकी खूबसूरती में खो गया था। उसने अपने तीनों भाइयों के हाथ को देखा, फिर एक हाथ रक्षित और सारांश को देकर हर्षित को देखा जो मुस्कुराया और पीछे जाकर उसके दुपट्टे जो कि नीचे फ्लो को टच कर रहा था जिसे संभालते हुए रितिका नीचे आ रही थी उसे पकड़ लिया और बोला, अब चलो। जिस पर वो मुस्कुराए। वही उनका प्यार देखकर परिवार के वो लोग जो रितिका को प्यार करते हैं बहुत खुश थे। राघव जी को भी अपने बच्चों को साथ देख अच्छा लग रहा था। वही स्नेहा जी हर बार की तरह आशी को पहले देखती थी कि उसे कैसा लग रहा है। उसे उदास देखकर उन्हें रितिका पर गुस्सा आने लगता था। तभी दादाजी उठी और मंदिर से पूजा की थाली लेकर आई जिसे उन्होंने अपनी पोती के लिए सजाया था। ये लो बेटा और अपने भाइयों को राखी बांध दो। उन्होंने वो थाली रितिका को थमा दी। रितिका ने सर हिलाया और अपने शरारा की पॉकेट से 3 राखी निकाली। दादी ने थाली में राखी भी रखी थी लेकिन जब सबने उसके हाथ में दूसरी राखी देखी तो हैरान रह गए। बेटा तुम राखी लेने कब गई? दादी जी ने प्यार से उसे पूछा। दादी ये राखी मैंने खुद कल शाम को अपने भाइयों के लिए बनाई है। इसका सामान मैंने ऑनलाइन मॉल से कल ही ऑर्डर कर दिया था। उद्धरण चिन्ह। वही जब मानसी और मिशा ने सुना कि उसने राखी बनाई है तो उन्होंने बुरा सा मुंह बना लिया और सोचा कि ये हमेशा गंवार ही रहेगी। लेकिन बाकी सबके नज़र तो राखी पर थी जो बहुत ही सुंदर लग रही थी दिखने में। राखी के बीच में भाई, भैयू और ब्रो लिखा था और उसके आसपास खूबसूरत बीड्स और कुंदन के स्टोन्स लगे हुए थे। रितिका ने अपनी बनाई राखी थाली में राखी और अपने बड़े भाई के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने पहले तीनों का नंबर से तिलक किया, फिर उनकी आरती उतारी। जब वो ऐसा कर रही थी तीनों भाई अपनी आंखों में प्यार, केयर और अपनापन लिए उसे ही देख रहे थे। उसके बाद उसने राखी बांधी। जब रक्षित ने अपनी कलाई पर बंधी राखी देखी तो उसके लबों पर अपने आप मुस्कान आ गई। ऐसा ही हाल बाकी दोनों का था। राखी तो हर कोई खरीदता है लेकिन उनकी बहन ने इतनी मेहनत से जो इतनी सुंदर राखी बनाई है उसे बांधकर उन्हें बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। फिर रितिका ने एक सर्वेंट जिसका नाम जूली था उसे इशारा किया तो वो जल्दी से मिठाई का डिब्बा ले आई जिसे रितिका ने ही मंगवाया था। उसने तीनों भाइयों को मिठाई खिलाई जिसके बाद तीनों ने अपनी बहन के पैर छुए। रितिका ने उन्हें गले लगा लिया। वाह क्या बात है, आज हमारे आने से पहले ही यहाँ राखी भी बंध गई। लगता है अब इस घर में हमारा कोई पद ही नहीं रहा। खुशी भरे माहौल में अचानक से कान को चुभने वाली आवाज आई और सब दरवाजे की तरफ देखने लगे। आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए ये कहानी।